हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। हरिओम तत्सत। भगवान तो आज याद आ ही रहे होंगे। और भाई क्यों नहीं याद आएंगे। मैंने तो सुबह सिर्फ एक ही न्यूज़ दी थी आपको, मैथ के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद सामाजिक विज्ञान की भी न्यूज़ आ गई कि उसका भी पेपर फिर से देना है। अरे चिंता ना करो, मैं इस समय कोई और डोज देने नहीं आई हूँ। इस समय मैं आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करने आई हूँ। कुछ आगे की बातें करते हैं। अब वो जो पेपर देने हैं वो तो दिवाली के बाद देने हैं, लेकिन तब तक आप करोगे क्या। सफाई वगैरह तो हो ही चुकी होगी घर की। तो ये पूरी तरह से थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है। अब वे रिजल्ट का वेट करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो फिर वो पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि अभी कॉलेज तो चल नहीं रहे हैं। तो यह उनके लिए है। जब तक आपकी कॉलेज शुरू नहीं होते या जब तक आपके रिजल्ट नहीं आते, तब तक आप खाली बैठ के अपना समय बर्बाद मत करना। क्योंकि अगर आप ये काम करोगे ना, खाली बैठ के समय बर्बाद, तो फिर आप वही करोगे कि बार बार याद करोगे कि हमें फिर से वो पेपर देना है, फिर से वो पेपर देना है। और इस पेपर में कितने बच्चे फंसे हैं, वे सभी बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, क्योंकि मोस्टली बैक उनका मैथ में ही लगा था। तो वे सभी बच्चे, सेकेंड सेमेस्टर वाले वे सभी बच्चे हैं जिन्होंने इस साल फर्स्ट सेमेस्टर को उनको आगे के प्रमोट किया गया था और सेकेंड सेमेस्टर का उनको एग्ज़ाम उन्होंने दिया। और पहली बार उनको डीएलएड के ऐसे लोगों से पाला पड़ गया जिन्होंने उनका एक पेपर फिर से दिलवाना है। ठीक है, तो अब आज से ना बीटीसी चतुर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हो सकता है अगले साल जनवरी में ही आपका एग्ज़ाम भी हो जाए फोर्थ सेमेस्टर का। तो इतने ही दिन में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। अब चतुर्थ सेमेस्टर का यह पढ़ाने के साथ मैं आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 6 और 7 का मैथ भी पढ़ाऊंगी, ताकि सेकेंड सेमेस्टर का जो मैथ है ना, उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। हम हर रोज एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 6 से, और फिर जब 6 कंप्लीट होगा तो फिर 7 से, ताकि आप समझ सको कि यह मैथ कितना ईजी था। आपको ना बिल्कुल ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आप किसी और से पूछने भी जाओ। बेचारों ने बिना मतलब के अपने 10,000 नुकसान भी किए, फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं, बाकी कितनों की भी बद्दुआएं भी लेंगे। खैर चलो, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। हम आते हैं सिलेबस पे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो पहला 7th जो पेपर है, सैद्धांतिक विषय जो 7th है, उसमें क्या क्या है। तो देखो, जो 7th सैद्धांतिक विषय 7th का है, वह है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। अब बात हो रही है आरंभिक स्तर पर। आरंभिक स्तर का मतलब है जब बच्चा आपके पास पढ़ने के लिए आएगा एकदम शुरू में, मतलब 4 से, उसकी उम्र 4 से 5 साल की रही होगी उस समय की बात। वो अपने घर से सीधे पढ़ने के लिए आता है, उस समय आरंभिक स्तर हो। और उस स्तर पर आप उसको भाषा कैसे सिखाना शुरू करेंगे, यह है क्लास 1 से लेकर 5 तक की बात। क्लास 1 से 5 तक के बच्चे प्रारंभिक स्तर है। इसमें आप बच्चे को शुरू से लेकर 1 से 5 तक आप कैसे भाषा को सिखाते हुए बढ़ते हो, इसकी बात करेंगे। और गणित को कैसे पठन और लेखन में बच्चों की कैसे आप उनकी रुचि जागृत करेंगे, और संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का आप कैसे विकास करेंगे, यह सब आपको इसमें सीखना है। तो ये 7th पेपर है। अब मैं आपको ना ये पेपर पूरी तरह से किताब से ही पढ़ाऊंगी, आपकी पुस्तक से ही, इसलिए ताकि आप खुद भी पठन करिए। जो ये वीडियोस देखते हैं ना, तो आप पढ़ते तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सुन लिया, सुन के रहने दिया। और सुनने में और पढ़ने में बहुत अंतर होता है। हम तो अपना पूरा इफोर्ट लगा देते हैं भाई, आपको जब बताना होता है कुछ तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, तो इसमें तो हम अपनी मेहनत लगाते हैं। आपकी मेहनत क्या हुई, सुनना। आप कभी खाते रहते हो, पीते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, सुन लिया, उस पर उतना ध्यान नहीं देते आप। लेकिन जब आप खुद भी पढ़ोगे तो उस पर ध्यान दोगे, और यही है पठन। ठीक, पढ़ो और समझो। सिर्फ शब्दों को बोल देना पठन नहीं है। जैसे कि आपके पास अगर इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए जो हिंदी में लिखा हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, या फिर समझ लो कि कोई मलयालमी भाषा अगर आपको दे दी जाए और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया हो कि आपको उसको पढ़ना है,
आपने उसे पढ़ तो लिया लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि उसमें कहा क्या गया है। तो वहाँ पर उसे हम पढ़ना नहीं कह सकते। पढ़ना वो है जो आप बोल रहे हो और उस जो भी आप अक्षरों को, शब्दों को देख रहे हो, उनको समझते भी जा रहे हो। पढ़ के गढ़ो, मतलब उसके भाव को अपने अंदर लो, उसे कहते हैं पढ़ना। ठीक, तो हम वही आज सीखेंगे। तो इसलिए मैं आपको बुक से ही पढ़ाऊंगी पूरी तरह से ये चैप्टर। और इस चैप्टर में जो जो आपको पढ़ना है सिलेबस में, उसमें सबसे पहला है पठन एवं लेखन का अर्थ। ठीक, क्या है पठन, क्या है लेखन, और इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। ठीक, तो आज हम शुरू करते हैं पठन और लेखन का अर्थ एवं महत्व। अच्छा, यह इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो हम बात कर लें इम्पोर्टेंट कि जानना क्यों जरूरी है पठन के बारे में। क्योंकि जब तक महत्व ना पता हो, पढ़ने का मन ही नहीं होता। हम कोई भी काम क्यों करें, उसका पहले महत्व तो पता होना चाहिए, लाभ भी पता होना चाहिए, तब तो हम कुछ करेंगे। जाहिर सी बात है। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं पठन और लेखन का महत्व क्या है। अभी देखिए, जो आप बोलते हैं उसको सामने वाला समझ लेता है। आप कभी आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के, आपके भावों को देख कर उस बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पर अगर कोई किताबों में, पुस्तक में कोई बात लिखी गई है, उसको पढ़ने के बाद वहाँ पर कोई भावनाएं तो है नहीं, एक्सप्रेशंस कोई है नहीं, उन्हें पढ़ के वह कैसे उसका अर्थ समझे, उनको कैसे उस भाव को समझे और उसको अपने स्मृति पटल पर बनाए रखे, उसके लिए आवश्यक है पठन। उसके भाव को समझना आवश्यक है। अभी जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, तो आधी चीज़ें ना बिगाड़ दी जाती हैं उस पर लिखना, और लोग समझ भी जाते हैं। कुछ लिखा हो लोग समझ जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैसेज आता है, जब बात ख़त्म होती है तो नीचे लिखा जाता है टेक केयर। तो आजकल टेक केयर भी कोई लिखना नहीं चाहता, आलस इतना बड़ा हुआ है, कोई टेक केयर भी नहीं लिखना चाहता। कोई नीचे क्या लिखता है, टीसी। पहले तो सच बताऊं, मेरे 10 सेकंड के लिए तो मेरा होश उड़ गया। टीसी, भाई मैंने तो पढ़ाई भी छोड़ दी, अब मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? बाद में समझ में, अच्छा ये टीसी दूसरा टीसी है। ऐसे ही गुड नाइट, तो लोग गुड नाइट नहीं लिखते, GNIT, और अब उस भाव को समझना होता है। समझो, ये बोल रहे हैं गुड नाइट और पढ़ने में आता है जीनिट। मैं सोचती हूँ अगर गुरु जी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जीजी, मतलब कैपिटल वाला जी और JI, जीजी। गुरु जी का तो पूरा सब कुछ चेंज। तो इसलिए पठन के लिए आवश्यक है आप सही शब्दों का प्रयोग करें, जो कुछ भी लिखा गया है उनको आप समझें, तब तो आप उनका सही प्रयोग कर सकेंगे। आपके सामने जो प्रारंभिक स्तर पे एक बालक आ रहा है, वह आपकी व्हाट्सएप की दुनिया का प्रोडक्ट तो है नहीं, वह अलग अलग घरों के प्रोडक्ट हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को अपनी बातें समझाना बहुत ही मुश्किल है। कुछ बच्चे अलग अलग परिवेश से आए हुए हैं, गांव से आए हुए हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। कुछ के घर में पढ़ाई का माहौल है, कुछ के घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। उनकी बातें, उनकी भाषा, सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। कुछ भोजपुरी बोलने वाले बच्चे होंगे, कुछ हिंदी बोलने वाले होंगे, कुछ मिक्सचर तो आजकल है ही। तो ऐसे बच्चों को समझाने के लिए उनको समझना जरूरी है। उनको समझने के बाद ही आप उनको पढ़ा सकते हैं, उसके बाद उनको पठन करा सकते हैं। ठीक, तो इसलिए आवश्यक है कि हम पढ़ने के महत्व को जानें। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था किसी टीचर का, प्राइमरी की टीचर थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब पढ़ाया उसके ऐसे ऐसे उन्होंने उच्चारण किए थे ना, इतना वायरल हुआ था वो वीडियो। बाकी सबने देखे होंगे, FB पे तो काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने ऐसे उच्चारण किए थे कि तरस आता था कि हमारे देश के भविष्य को कहाँ ले जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही पिछले साल ही अभी आया था, एक वीडियो वायरल हुआ कि बिहार की कोई प्राइमरी स्कूल की टीचर जो उज्जवल को उज्जवल लिख रही थी। तो हम क्या उच्चारण कर रहे हैं, सामने वाला उस उच्चारण को कैसे समझ रहा है, यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है।
एक उच्चारण जो हम अक्सर गलती करते हैं, श, स और स, तीन सब स है ना, तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत श। हम तीनों का उच्चारण कैसा करते हैं? बिल्कुल ही अलग, एक जैसा, स गाओ जाओ। अभी वाला सिप वाला स है कि शिप वाला स है, कौन सा स है पता ही नहीं चलता। ये मोती वाला सीप है या फिर भेड़ वाला शीप है, पता ही नहीं चलता। तो भाई जरूरी है ना कि हमारे उच्चारण को सुन के सामने वाला समझ जाए। और यह उच्चारण टीचर्स जब सही नहीं करेंगे, शिक्षक नहीं सही करेंगे, तो बच्चा हमेशा के लिए वो गलत ही समझेगा। श्रुति लेख अगर पढ़ा दो क्लास में अभी भी और बोल दो भैया हम बोल रहे हैं तुम लिखो, आधे बच्चे गलती लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पठन के महत्व को नहीं समझा। तो हम यही पढ़ेंगे, पठन और लेखन का क्या है अर्थ और क्या है इनका महत्व। ठीक, तो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को, पठन एवं लेखन का अर्थ, महत्व एवं उपयोगिता। देखिए, पहली लाइन का जो पहला शब्द है ना, पठन, ठीक, यह क्या है? भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप, भाषा शिक्षण का व्यवहारिक रूप, यह व्यवहार में आता है। यानी अब भाषा क्या है? जो हम अपने विचार है ना, अपने विचार जिस तरह से हम दूसरों को प्रकट करते हैं या दूसरे को विचारों को हम जिस रूप में समझते हैं, तो किसी न किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, किसी साधन की जरूरत होती है ना, वही साधन है भाषा। और इस साधन का व्यवहारिक रूप है पठन। लेटर्स सबने भेजे होंगे किसी न किसी को, तो जो एक पत्र आप लिखते हैं वह पत्र व्यवहारिक रूप है। हमने बोल के अपने विचारों को किसी को समझाया, किसी को सुन के समझा, लेकिन जब हम लिखित रूप में किसी को कुछ भेजते हैं और वह लिखित रूप पढ़ के हमारे भावों को समझ ले, तो वह व्यवहारिक रूप है पठन। आ रहा है समझ में? तो पठन भाषा का व्यवहारिक रूप है। और ये पहला क्वेश्चन बन जाता है, अक्सर ये आता भी है, पठन भाषा का कौन सा रूप है? तो यह व्यवहारिक रूप है, यह व्यवहार में प्रयोग होता है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप तो एफबी पे और व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे लगातार मैसेज जो करते हो ना आप, तो आपकी भावनाओं को सामने वाला समझ जाता है। प्रणाम करो उसे, जैसे जैसे आप उसे लिखते हो ना। अच्छा, एक वर्ड है मैंने ये कहा, तो हम क्या बोलते हैं? MAINE, मैंने होता ना, हम लिखते क्या है व्हाट्सएप पे? MNE, मन्ने। सामने वाला समझ जाता है कि इन्होंने मैंने लिखा हुआ है। तो उसे पैर धो के ना, मतलब क्या कहें, उसको प्रणाम करो कि आपकी किसी भी भाषा को समझ जा रहा है। व्यवहारिक रूप यही है कि आप जो भी लिख रहे हो सामने वाला उसे समझ जाए, यही है पठन। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वह अपने समाज से सीखता है, परिवार से सीखता है, अपने दोस्तों से सीखता है। शुरुआत में जब वो आपके यहाँ आता है विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो अपने माता पिता, परिवार और बाहर वालों से मिल के आया होता है। सबकी लैंग्वेज सीखी होती है। आपने ध्यान दिया होगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वे कहाँ कहाँ से सीखते हैं? अपनी दादी से, दादाजी से, मम्मी से, पापा से, सबके, अगर आसपास जितने लोग हैं ना, सबसे भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो यह जो भाषा उसके आसपास बोली जा रही होती है, वह उन्हीं को सीखता है। अनुकरण करने की क्षमता बच्चों में बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वह उसी अनुकरण को से वह अपनी भाषा को सीखता है। और यही वजह है कि बच्चों को अभी गाँव में बच्चों को अंग्रेजी समझाना बहुत मुश्किल है, अंग्रेजी सिखाना मुश्किल है, क्योंकि उसका वह प्रयोग नहीं करता। और भोजपुरी उसका उसने पूरा प्रयोग किया होता है। तो जिसका वह अपने घर पर आसपास सबके साथ प्रयोग कर रहा है, वही उसको याद रहती है। अब उसको आपको सिखाना नहीं पड़ता कि भोजपुरी में कैसे बोलना। अभी आजकल घर पे सब लोग बच्चों के साथ हिंदी में बोलने लगे हैं, तो बच्चा भी हिंदी में बोलने लगा है। अब इसमें देखना बच्चा कैसे अनुकरण करके सीखता है। आप बच्चे के साथ अगर तुम बोलते हो ना, तुम, तो वो भी आपको तुम बोलता है। आप कितने भी बड़े हो, वो आपको तुम बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने लिए तुम शब्द ही सुना है।
और जिसके कांटेक्ट में वो ज़्यादा है, जैसे अपने दादाजी के साथ ज़्यादा है तो दादाजी क्या है, दादाजी सबसे बड़े हैं तो दादाजी सबको तुम बोलेंगे। अब उसने सीखा तुम, और वो सबको बोलेगा तुम। अगर आप घर में बच्चे के साथ बात करते समय उसे आप कहते हैं तो बच्चा भी सबको आप कहना सीखता है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। कार्टून, आजकल इतने कार्टून आ रहे हैं, सारे कार्टून में तुम 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 तुम, आप तो कहीं है नहीं। अब आप कहीं नहीं है तो बच्चे ने आप सीखा ही नहीं। अब आप उसे सिखा रहे हो बेटा आप बोलो, तो क्यों बोले आप, क्यों बोले आप? उसने कहीं जाना कि आपका प्रयोग कैसे होता है? नहीं जाना ना। तो बच्चा वही सीखेगा जो उसे बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। जो बताया जाएगा उसको वो नहीं सीखेगा, जो दिखाया जाएगा उसको वह सीखता है। ठीक, तो आपके पास जब भी बच्चे आते हैं तो वे अलग अलग परिवेश से आए होते हैं। तो ऐसे में आपकी भावनाओं को वे समझें, उससे पहले आपको उनकी भावनाओं को समझना होगा। ठीक, अब देखिए, बच्चे के साथ जब हम बात करते हैं तो उसको हम वाक्यों में बात करते हैं। तो शुरुआत हमारी वाक्यों से होती है। वाक्यों के बाद उनको शब्द सिखाते हैं और शब्दों के बाद हम उनको वर्ड की ओर ले आते हैं। मतलब पहले पूर्णता से अंश की ओर। एक चीज़ मैंने बहुत पहले आपको क्लास में बताई होगी कि शुरुआत कैसे करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर आते हैं। जैसे बच्चा जब देखता है सामने अगर कोई पेड़ आप दिखा रहे हो तो सबसे पहले वो उस पेड़ को देखता है, उसके बाद पेड़ की टहनियों को, फिर टहनियों के बाद पत्तों को, और पत्ते के बाद अगर उस पर कोई चिड़िया का घोंसला है तो उसको देखेगा या चिड़िया को देखेगा। तो सबसे पहले वो संपूर्ण को देखता है और संपूर्ण से फिर वह अंश की ओर जाता है। यही कहते हैं पूर्णता से अंश की ओर जाने वाली प्रक्रिया। तो जब भी आप बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे तो पूर्णता से अंश की ओर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चंस आपके हो गए। पहला, भाषा, पठन भाषा की कौन सी प्रक्रिया है? तो यह क्या है? पठन भाषा की व्यवहारिक प्रक्रिया या व्यवहारिक रूप है। और दूसरा, बच्चे को अगर आप सिखा रहे हैं, भाषा सिखा रहे हैं, पठन सिखा रहे हैं, तो आप किस तरह से सिखाएंगे? पूर्णता से अंश की ओर, वाक्य से शब्द और शब्द से वर्ड की ओर। चलो अभी ना इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब पठन का अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।